नमस्कार। हिंदी स्टैक में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत दिलचस्प लेकिन काफी उलझे हुए साहित्यिक सवाल पर बात करेंगे। हिंदी का पहला कवि कौन है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका जवाब खोजना वो भाषा और इतिहास की गहराइयों में उतरने जैसा है। बिल्कुल। और ये उलझन पैदा ही इसलिए होती है, जैसा आपने कहा, क्योंकि हिंदी भाषा जैसी हम आज बोलते या लिखते हैं वो रातों रात तो बनी नहीं। हाँ, धीरे धीरे विकसित हुई है। जी। पुरानी भाषाओं जैसे अपभ्रंश और प्राकृत से निकलकर तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ठीक किस मोड़ पर किस कवि की रचना को हम हिंदी की पहली रचना मान ले। हाँ, और इसी क्रमिक विकास की वजह से जाहिर है साहित्य के इतिहासकारों में इस पर अलग-अलग राय रही है। सही बात है। हर विद्वान ने अपने शोध और नजरिए से किसी न किसी कवि को ये पहला स्थान दिया है। बिल्कुल। अगर हम देखें कि कौन कौन से नाम सामने आते हैं तो काफी विविधता दिखती है। कुछ शुरुआती मत हैं जैसे शिव सिंह सिंगर और मिश्र बंधु। वो 7वीं शताब्दी के कवि पुष्य या पुण्य की ओर इशारा करते हैं। अच्छा। हालांकि मुश्किल ये है कि इनकी कोई लिखी हुई रचना आज मिलती नहीं है। ओह, सिर्फ जिक्र मिलता है। हाँ, बस उल्लेख है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है पुख्ता तौर पे कहना। और फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे विद्वान हैं, वो 7वीं सदी के ही स्वयंभू को महत्वपूर्ण मानते हैं। जी। लेकिन एक नाम है जिस पर शायद ज्यादातर लोगों की सहमति बनती दिखती है। वो है 8वीं शताब्दी के सरहपा। हाँ, सरहपा। राहुल सांकृत्यानंद, डॉक्टर नगेंद्र, कई बड़े नाम सरहपा को ही पहला कवि मानते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये काफी हद तक सर्वमान्य मत भी बनता जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई मत हैं, ये भी जानना जरूरी है। जैसे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। वो 10वीं शताब्दी के राजा मुंज का नाम लेते हैं। अच्छा, राजा मुंज। हाँ। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो 12वीं शताब्दी के अब्दुल रहमान को पहला कवि मानते हैं, उनके काम के आधार पर। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का भी एक अलग मत है। जी। उनका तर्क शालीभद्र सूरी के पक्ष में है। वो भी 12वीं शताब्दी के कवि थे और उनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, जो लगभग 1184 ईस्वी की है, काफी अहम मानी जाती है। भरतेश्वर बाहुबली रास। और इसमें डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त भी उनसे सहमत हैं। दिलचस्प बात यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना बड़ा नाम है, जी, उन्होंने किसी एक कवि को सीधे तौर पर पहला नहीं कहा, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ, ये सही है। उन्होंने किसी को स्पष्ट रूप से पहला कवि घोषित नहीं किया, लेकिन हाँ, उन्होंने अपभ्रंश को हिंदी का शुरुआती रूप मानते हुए सरहपा के महत्व को जरूर स्वीकारा है। अच्छा, तो इतने सारे अलग अलग मतों के बीच आखिर ये सरहपा पर ही ज्यादातर विद्वानों की सहमति क्यों बनी? मतलब उनके दावे में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसके कई मजबूत कारण हैं असल में। पहला तो ये कि सरहपा 8वीं सदी के सिद्ध परंपरा के कवि थे। सिद्ध परंपरा? हाँ, ये वो कवि थे जो एक तरह से समाज की बनी बनाई रीतियों पर सवाल उठाते थे और सहज जीवन, सहज साधना पर जोर देते थे। और सबसे बड़ी बात, उनकी भाषा। उनकी भाषा में हिंदी का वो शुरुआती रूप, वो बीज दिखने लगता है। मतलब उनकी भाषा उस समय की आम बोलचाल के ज्यादा करीब थी, कह सकते? बिल्कुल। उसमें वो संस्कृत का भारीपन या बाद में जो फारसी का प्रभाव आया, वो नहीं था। रोजमर्रा की भाषा की सरलता थी, स्वाभाविकता थी। और उन्होंने लिखने के लिए दोहा और पद जैसी शैलियों का इस्तेमाल किया। जी हाँ, छोटे छंद जिन्हें गाना या याद रखना आसान था। और यही शैलियां आप देखें तो आगे चलकर भक्ति काल में कबीर और सूरदास जैसे महान कवियों के काव्य का आधार बनी। तो ये कह सकते हैं कि उनका काम एक तरह से भाषा के बदलाव का एक पुल जैसा है, अपभ्रंश से हिंदी की तरफ ले जाने वाला। निश्चित तौर पर उनके काव्य में आपको भक्ति, साधना, उस समय के समाज पर टिप्पणी, ये सब मिलता है। उसमें लोक जीवन और आध्यात्मिकता का एक अच्छा मेल है। और जो भाव और सोच सरहपा के यहाँ दिखती हैं, वही आगे चलकर भक्ति काल के संतों, खासकर कबीर की वाणी में और ज्यादा विकसित होती नजर आती है। अच्छा। तो इसी मजबूत बुनियाद और उनके प्रभाव की वजह से ज्यादातर विद्वान सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ये तो बहुत स्पष्ट तस्वीर सामने रखता है। यानी मामला सिर्फ पहला कौन गिनने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये देखने का है कि किसके काम में हिंदी भाषा और साहित्य की शुरुआती झलक सबसे साफ दिखती है और उसका आगे चलकर क्या असर रहा। एकदम सही। ये बहस सिर्फ एक तथ्य याद करने का सवाल नहीं है। ये हमारी भाषा की जड़ों को, उसके इतिहास को और हमारी संस्कृति के विकास को समझने का एक तरीका है। हाँ,
इससे अपनी भाषा को और गहराई से जानने का मौका मिलता है। जी। तो संक्षेप में हमने समझा कि हिंदी के पहले कवि को लेकर ये अलग-अलग मत क्यों हैं। मुख्य वजह तो भाषा का धीरे धीरे बदलना है। हाँ। हमने कुछ प्रमुख दावेदारों जैसे पुष्य, स्वयंभू, शालिभद्र सूरी, अब्दुल रहमान के बारे में जाना जी। और ये भी समझा कि क्यों 8वीं सदी के कवि सरहपा को ज्यादातर विद्वान भाषा, शैली, विषय और उनके प्रभाव के आधार पर हिंदी का पहला कवि मानते हैं। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि साहित्य का इतिहास कितना जीवंत और विचार विमर्श से भरा होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते आज का सवाल श्रोताओं के लिए, सरहपा किस काव्य परंपरा से जुड़े थे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर स्कूल या कॉलेज के हिंदी साहित्य के नोट्स या किसी और जानकारी की जरूरत हो तो आप hindistack.com वेबसाइट देख सकते हैं। वहाँ काफी सामग्री उपलब्ध है। अगर ये चर्चा आपको जानकारी भरी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक या शेयर करना ना भूलें। और आप अगली बार किस साहित्यिक विषय पर सुनना चाहेंगे, ये भी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली साहित्यिक चर्चा में।